हाय गाइस, वेलकम टू CS अतुलजन क्लासेस। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी लॉ स्टार्ट किया था। और कंपनी लॉ जो हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। और जिसमें हम लोगों ने फोकस किस पे किया था, देखो कंपनीज पे। कंपनीज पे क्यों फोकस किया था? क्योंकि हम लोगों को पढ़ना क्या है, कंपनी लॉ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी लॉ में इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपर्ट नॉलेज एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि देखो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, किसके पास? आरओसी के पास। और कंपनी के केस में आप कुछ भी सीक्रेसी नहीं रख सकते। ईच एंड एवरीथिंग आपको बताना है, किसको? आरओसी को। और कैसे बताएंगे आप आरओसी को? फोन तो करेंगे नहीं आप उसको। हर चीज के लिए देखो फॉर्म्स प्रेस्क्राइब होते हैं, राइट। और मैंने ये भी बताया था, अगर आप नहीं भूले हैं तो, कि पहले वो सारे फॉर्म्स क्या होते थे? मैनुअल फॉर्म्स। और आज की डेट में क्या होते हैं वो सब फॉर्म्स? ई फॉर्म्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। तो आज हम लोग ई फॉर्म्स की ही बात करने जा रहे हैं कि ई फॉर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं, कैसे फाइल करते हैं आप उसको। देखो, कैसे फाइल करते हैं ये तो आप लोग प्रैक्टिकल फील्ड में डिस्कस करेंगे, है ना। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तब वहां आप इन चीज़ों को सीखेंगे। बट आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से फॉर्म किस किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, राइट। और देखो, सारे फॉर्म्स तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ फॉर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये ई फॉर्म्स हम लोग डिस्कस कर क्यों रहे हैं? देखो, इंस्टीट्यूट आपसे सीधे सीधे फॉर्म पूछेगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब उसके चांसेस काफ़ी रिमोट हैं। बट इनडायरेक्ट वे में तो पूछ ही सकता है। इनडायरेक्ट वे में कैसे पूछेगा? कि भाई कंपनी का नाम चेंज करना है, प्रोसीजर बताओ। तो जब आप प्रोसीजर बताओगे तो फोन नंबर तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कंपनी का एड्रेस चेंज करना है, डायरेक्टर चेंज करना है, प्रोसीजर बताओ, तो ये तो पूछता है आपसे। तो उसके लिए आपको फोन नंबर्स का पता होना जरूरी है, राइट। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ई फॉर्म्स। कौन कौन से ई फॉर्म्स आपके यहाँ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ई फॉर्म्स। ई फॉर्म्स मैंने आपको बताया था, ये जितने भी ई फॉर्म्स हैं आप किस साइट के थ्रू फाइल करेंगे? www.mca.gov.in, राइट। और हर फॉर्म के साथ देखो फीस भी जानी है, लीगल फीस। वो किस तरह से पेमेंट करेंगे आप? वो भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी ई फॉर्म्स हैं वो सब के सब कहाँ अवेलेबल हैं? एमसीए की साइट पे। पहले ये सब फॉर्म्स आप मैनुअली फाइल करते थे, अब आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं। तो जब आप मैनुअली फाइल करते थे तो पूरा दिन खराब होता था, आरओसी ऑफिस में जाना पड़ता था आपको, ट्रैवलिंग टाइम लगता था, ट्रैवलिंग कॉस्ट लगती थी। और आज की डेट में तो आप घर बैठे बैठे किसी भी कंपनी का कोई भी फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो मुश्किल से 20-25 मिनट लगते हैं कोई भी फॉर्म फाइल करने में, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो, ठीक है। तो हम ई फॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखो, ई फॉर्म्स से। ये लो जी। तो देखो, अगर हम ई फॉर्म्स की बात करें भाई, तो ये ई फॉर्म्स ना दो तरह के हैं। एक तो वो ई फॉर्म्स हैं जो आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे यूज करते हो, दैट इज बिफोर इनकॉर्पोरेशन। और एक वो ई फॉर्म्स हैं जो आप इनकॉर्पोरेशन के बाद, मतलब कंपनी की लाइफ टाइम में यूज होते रहते हैं, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। बिफोर इनकॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूँ ना आज की डेट में, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को। तो आज की डेट में तो गवर्नमेंट वन मैन आर्मी ले आई, दैट इज स्पाइस फॉर्म ले आई आज की डेट में। तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो आज की डेट में कौन सा फॉर्म चलता है? स्पाइस। इसका फुल फॉर्म क्या है स्पाइस का? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर incorporating a company electronically,
तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो फॉर्म्स, हम काफ़ी सारे फॉर्म्स फाइल करते थे पहले, आज की डेट में तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को, वन मैन आर्मी ले आए, दैट इज स्पाइस फॉर्म्स ले आए, राइट। तो बिफोर इनकॉर्पोरेशन की बात तो हम लोग जब ये प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो कौन से फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वाले फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन की हम लोग बात करें तो भाई सबसे पहला फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ, दैट इज रन फॉर्म। रन फॉर्म की फुल फॉर्म क्या है, देखो रन फॉर्म की फुल फॉर्म है रिजर्व यूनिक नेम। रिजर्व यूनिक नेम रन फॉर्म की फुल फॉर्म है ये फॉर्म यूज किस लिए होता है, फॉर चेंज इन नेम के लिए, चेंज इन नेम। इट मीन्स कंपनी का जब भी नाम चेंज करना हो ना तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, रन फॉर्म यूज करना पड़ेगा। किस लिए, देखो जो आप नया नाम रखने जा रहे हो ना अपनी कंपनी का, वो नाम किसी दूसरी कंपनी से या एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए और सेम भी नहीं होना चाहिए, मतलब ना आइडेंटिकल होना चाहिए, ना सिमिलर होना चाहिए, ना प्रोहिबिटेड होना चाहिए, ना अनडिजायरेबल होना चाहिए, राइट। तो आप आरओसी से ये पूछते हो कि भाई जो हम नाम रखने जा रहे हैं कंपनी का नए वाला, वो आरओसी के पास अवेलेबल है या नहीं है। इट मीन्स जो नाम हम रखने जा रहे हैं वो नाम किसी कंपनी के नाम से मिलता जुलता तो नहीं है, ये आपको थोड़ी पता है, या ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी का नाम तो नहीं है वो, ये तो आपको नहीं पता, ये तो किसको पता है, आरओसी को। तो कोई भी नया नाम रखने से पहले आप क्या करेंगे, आरओसी से अप्रूव कराएंगे उसको, किस फॉर्म के थ्रू, रन फॉर्म के थ्रू, राइट। और रन फॉर्म के थ्रू जो आप नाम अप्रूव कराते हो ना, ये रिजर्व हो जाता है कितने दिन के लिए, रिजर्व्ड फॉर 60 डेज के लिए। ये नाम रिजर्व हो जाता है 60 दिन के लिए, और 60 दिन के अंदर अंदर ना आप नाम चेंज करने का प्रोसीजर फुलफिल कर दो। तो इन शॉर्ट जनरल मीटिंग बुला लो, रेजोल्यूशन पास कर लो, राइट, वो सब फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर लो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, तो ये आपका नाम फिर लाइफ टाइम के लिए रिजर्व हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, रिजर्व नहीं कहना चाहिए, रजिस्टर्ड हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला फॉर्म कौन सा यूज कर रहे हैं, देखो रन फॉर्म, डन। और आप जब भी चाहें नाम तो चेंज कर ही सकते हैं कंपनी का अपनी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड जो फॉर्म हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंक 22, INC 22, है ना, इंक 22 किस लिए यूज होता है इंक 22, इस इंक 22 में हम लोग एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं, किसका, एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस बताते हैं। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं, किसको, आरओसी को। क्यों बताते हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, कि भाई देखो कंपनी ने अगर कोई भी डिफॉल्ट्स किए, राइट, तो आरओसी आपको नोटिस कहाँ भेजेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ब्रांच ऑफिस पे थोड़ी भेजेगा। इसी तरह से कंपनी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, स्टेशनरी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स हैं, वो सब आप कहाँ मेंटेन करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कंपनी की जनरल मीटिंग कहाँ होंगी, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। तो इसलिए आरओसी को कम से कम रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। तो हम आरओसी को एग्जैक्ट एड्रेस बता रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का, किस फॉर्म में, INC 22 में। और देखो वो अलग बात है कि हमने मेमोरेंडम में भी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में एड्रेस दिया होगा, बट वहां हम लोग एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देते, वहां हम लोग सिर्फ स्टेट स्पेसिफाई करते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में क्या लिखा होता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी इन द स्टेट्स ऑफ दिल्ली या इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, ऐसा लिखा होता है। एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देते हम लोग वहां। वो अलग बात है, देना चाहे तो दे सकते हैं बट देते नहीं है। तो एग्जैक्ट एड्रेस किसमें बता रहे हैं हम लोग, INC 22 में, किसको, आरओसी। तो इन शॉर्ट रजिस्टर्ड ऑफिस में आप कभी भी इन फ्यूचर जरा सा भी चेंज अगर आप करोगे ना, माइनर सा भी, इवन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो आप, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, INC 22 तो फाइल करना ही पड़ेगा। कुछ भी माइनर सा भी चेंज करो, INC 22 फाइल करो, राइट।
नेक्स्ट में आते हैं जी थर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग। ये लो थर्ड फॉर्म में यहाँ लेके आ रहा हूँ। थर्ड फॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो DIR12। DIR12 ये DIR12 कब कब यूज होता है? जब भी आप अपनी कंपनी में किसी को भी या तो डायरेक्टर को या KMP को, डायरेक्टर या KMP को जब भी आप क्या करेंगे, या तो अपॉइंट करेंगे या रिटायर ओब्लिक रिमूव करेंगे या उनके डेजिग्नेशन में चेंज करेंगे, चेंज इन डेजिग्नेशन करेंगे, राइट। तो इन सभी केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, DIR12 फाइल करना पड़ेगा। कब कब? जब भी आप अपनी कंपनी में किसी भी डायरेक्टर को या KMP को अपॉइंट करोगे, रिमूव करोगे या उनके डेजिग्नेशन में चेंज करोगे, तो आपको ROC को बताना जरूरी है। किस फॉर्म में बताएंगे आप? DIR12 में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई डायरेक्टर अपॉइंट करना कब जरूरी है? कंपनी में डायरेक्टर का होना क्या जरूरी है? और अगर यस तो कब होना जरूरी है? क्या उसकी कोई लिमिट है कि अगर आपकी कंपनी की कैपिटल इस लिमिट को क्रॉस की तो डायरेक्टर रखना जरूरी है, अदरवाइज जरूरी नहीं है? नहीं। तो डायरेक्टर रखना कब जरूरी है भाई? तो देखो हम लोगों ने जब बेसिक डिफरेंस पढ़ा था वहां भी पढ़ी थी ये बात कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या, कि डायरेक्टर कितने डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी में। अगर आपको याद हो तो वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था 3, 2, 1 मीन्स 3 in case of public company, 2 in case of private company and 1 in case of OPC company। डायरेक्टर होना जरूरी है। ये मिनिमम थे कि मैक्सिमम थे? ये मिनिमम थे। तो अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15। और हम लोगों ने वहां ये भी पढ़ा था कि अगर आपकी कंपनी में मोर देन 15 डायरेक्टर रखना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? 149 सबसेक्शन 1 में। डन। तो डायरेक्टर कब होना जरूरी है? डायरेक्टर तो भैया शुरू से ही होना जरूरी है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग होना जरूरी है, क्योंकि बिना डायरेक्टर की कंपनी चल ही नहीं सकती। भाई कंपनी की ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास। और कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इट मीन्स मान लो आज की डेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी आपकी आज रजिस्टर्ड हुई है, तो आज आपकी कंपनी में डायरेक्टर का होना जरूरी है। कितने डायरेक्टर? 3, 2, 1 मिनिमम। वॉट एवर बी योर पेड अप कैपिटल, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो कैपिटल पे बेस नहीं करेगा, डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। डन। चलें आगे। चलो ये तो बात की हम लोगों ने किसकी? DIR12 में डायरेक्टर के लिए। अब हम अगर KMP की बात करें, ये KMP कौन होता है भाई? तो अगर हम KMP की बात करें तो KMP का फुल फॉर्म है कि मैनेजरियल पर्सोनल, की मैनेजरियल पर्सोनल, राइट। अब इन KMP में आता कौन कौन है? KMP में आता कौन कौन है? देखो सेक्शन 2 क्लोज 51 बताता है कि KMP में आता कौन कौन है, कौन कौन KMP होता है। और 2 क्लोज 51 बोलता क्या है? वो ये बोलता है भाई MD, मैनेजर, CEO, फुल टाइम डायरेक्टर, CS, CFO, ये सब क्या है? ये सब KMP है, की मैनेजरियल पर्सोनल। तो क्या कंपनी सेक्रेटरी भी KMP है? ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी भी KMP है, बट क्या CA KMP है? नहीं, CA KMP नहीं है, क्योंकि CA का नाम स्पेसिफिकली यहाँ नहीं लिखा है, राइट। तो ये सब लोग क्या है? KMP हैं। 2 क्लोज 51 बोल रहा है ये बात। क्वेश्चन अराइज होता है क्या सबको रखना है या इनमें से किसी एक को रखना है? तो उसके लिए देखो सेक्शन 203 है। सेक्शन 203 क्या कहता है कि भाई या तो MD रख लो, या मैनेजर रख लो,
या सीईओ रख लो, एंड इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर रख लो। तो इन शॉर्ट नेट इफेक्ट निकला इन चारों में से कोई एक रख लो। किसमें से? एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर या सीईओ, राइट? ठीक है जी। और उसके अलग देखो, एमडी, मैनेजर, सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर में से एक बंदा चाहिए, प्लस साथ में एक सीएस भी चाहिए, और प्लस साथ में एक सीएफओ भी चाहिए। तो इन शॉर्ट सेक्शन 203 क्या कह रहा है? एमडी, मैनेजर, सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर में से कोई एक, प्लस साथ में एक सीएस, प्लस साथ में एक सीएफओ। ये 3 लोगों का होना जरूरी है इन शॉर्ट केएमपी में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कब अपॉइंट करना है, क्या हमेशा अपॉइंट करना है? नहीं, उसके लिए है देखो रूल 8। रूल 8 क्या बोलता है? रूल 8 बोलता है कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो वट एवर बी योर कैपिटल, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपकी कंपनी में केएमपी होना जरूरी है, राइट? और रूल 8 ही दूसरी बात एक और करता है, अदर पब्लिक कंपनीज की। अदर पब्लिक कंपनीज, इट मीन्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की बात हो रही है। अदर पब्लिक कंपनीज है, प्लस आपकी कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो इक्वल टू एंड मोर देन कितना है? 10 करोड़, इक्वल टू एंड मोर देन 10 सीआर, तो भी आपको क्या रखना पड़ेगा? केएमपी रखना जरूरी है। तो रूल 8 तो क्या बोलता है? लिस्टेड कंपनी की। अब एक बात सोचने वाली है, देखो प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड होगी नहीं, राइट? तो लिस्टेड कंपनी में प्राइवेट तो है नहीं, इट मींस पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। रूल 8 अगेन जो बात कर रहा है, दूसरी बात वो भी पब्लिक कंपनीज के लिए कर रहा है। इट मींस रूल 8 में प्राइवेट कंपनीज की तो बात ही नहीं है, तो सिर्फ पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है, ठीक है? तो इन शॉर्ट रूल 8 तो क्या कह रहा है? अगर पब्लिक कंपनी है, अगर लिस्टेड है तो वॉट एवर भी कैपिटल, एंड अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है तो कैपिटल का क्राइटेरिया रखेंगे कितना? 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो केएमपी रखना जरूरी है, अदरवाइज नहीं। अब देखो एक नया रूल भी आया था, दैट इज रूल 8A। ये रूल 8A क्या बोलता है? ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा है, बट प्राइवेट कंपनीज डायरेक्टली नहीं लिखा है यहाँ इनडायरेक्ट वे में लिखा है। यहाँ रूल 8A में क्या लिखा है? वो कंपनीज जो नॉट कवर्ड इन रूल 8 हैं, जो रूल 8 में कवर अप नहीं होती। तो रूल 8 में कौन सी कंपनीज कवर अप नहीं होती? एक तो मेन प्राइवेट कंपनीज, और एक वो पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल कितना है? 10 करोड़ से कम है, राइट? तो वो कंपनीज कवर अप नहीं हो रही है। तो रूल 8A क्या बोलता है? वो कंपनीज जो रूल 8 में कवर अप नहीं होती, प्लस जिनका पेड अप कैपिटल कितना है? मोर देन 10 करोड़ है। तो यहाँ भी 10 करोड़ की ही बात है, इक्वल टू एंड मोर देन 10 करोड़ है, तो उसको भी सीएस रखना जरूरी है। तो इन शॉर्ट रूल 8A जो बात कर रहा है ना, वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है? सीएस की। और रूल 8 जो बात कर रहा है वो सभी के एमपीज की बात कर रहा है। तो इन शॉर्ट नेट इफेक्ट क्या निकलता है? देखो नेट इफेक्ट ये निकलता है, अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी की बात करूं सीएस की, तो किस कंपनी में सीएस रखना जरूरी है? दोनों का कंबाइंड स्टडी करूं अगर, तो कहते हैं देखो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो भी कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है, और इसके अलग अदर कंपनीज मतलब अनलिस्टेड कंपनीज हैं आपकी। आपकी कंपनीज कौन सी हैं? अनलिस्टेड कंपनीज हैं। अब इन अनलिस्टेड कंपनीज में चाहे पब्लिक कंपनीज हो चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, कोई भी हो, अगर उसका पेड अप कैपिटल है ना, पब्लिक कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज, बट पेड अप कैपिटल कितना है? इक्वल टू एंड मोर देन 10 करोड़ है, तो भाई सीएस रखना जरूरी है। तो सीएस के लिए क्राइटेरिया क्या हुआ? कंपनी अगर लिस्टेड है तब तो जरूरी है ही है, अनलिस्टेड है तो चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, अगर पेड अप कैपिटल इक्वल टू एंड मोर देन 10 सीआर है तो सीएस रखना जरूरी है, राइट? और अगर अदर देन सीएस की बात करूं तो, अदर के एमपीज की बात करूं तो, देखो अदर के एमपीज की अगर बात करोगे तो अदर के एमपीज
कब रखना जरूरी है? जब या तो आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो, अदर पब्लिक कंपनीज हो जिसका कैपिटल कितना हो, इक्वल टू एंड मोर देन 10 CR हो, तो अदर KMP भी रखना जरूरी है। तो इन शॉर्ट नेट इफेक्ट निकलता है कि भैया प्राइवेट कंपनी में अदर देन CS KMPs को रखना जरूरी नहीं है, राइट। CS को छोड़ के बाकी KMPs की जरूरत नहीं है, किसमें? प्राइवेट कंपनी में। आप चाहो तो रख लो, बट जरूरत नहीं है। क्लियर है बात मेरी यहाँ तक? चलें आगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की KMPs की। तो इन शॉर्ट डायरेक्टर तो आपकी कंपनी में होंगे ही होंगे, बट KMP में भी और मे नॉट भी। अगर कैपिटल क्रॉस करेगी तो KMP रखना जरूरी है, अदरवाइज नहीं रखना जरूरी है। और मैंने क्या बताया अभी आपको, देखो DIR 12 कब कब फाइल करते हैं आप? जब भी आप अपनी कंपनी में, मैंने लिखा ना DIR 12, ये रहा। DIR 12 कब फाइल करेंगे आप? जब भी आप अपनी कंपनी में किसी को भी या तो डायरेक्टर या KMP अपॉइंट करोगे, रिटायर करोगे या उसकी डेजिग्नेशन में चेंज करोगे, तो इन सभी केसेस में DIR 12 फाइल करना जरूरी है। क्लियर है बात मेरी? ठीक। और KMP से रिलेटेड हम लोगों ने देखो ये 4 चीजें पढ़ी हैं, ये भी याद रखना, भूल नहीं जाना। सेक्शन 2 क्लोज 51, सेक्शन 203, उसके बाद है रूल 8 एंड रूल 8A, है ना। तो सेक्शन 2 क्लोज 51 तो क्या बताता था आपको कि KMP होता कौन है। सेक्शन 203 क्या बताता है आपको कि किस किस को अपॉइंट करना है। एंड रूल 8 एंड 8A क्या बताते हैं आपको कि कब अपॉइंट करना है। डन। चले आगे। ये हम लोगों ने DIR 12 की बात की है यहाँ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट फॉर्म पे चलें। तो नेक्स्ट फॉर्म देखो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पास 3, राइट। नेक्स्ट फॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पास 3। कितने फॉर्म्स डिस्कस किए अभी तक हम लोगों ने? सबसे पहला फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया, देखो रन फॉर्म, फिर INC 22, फिर DIR 12। अब हम लोग आ गए पास 3 पे, तो ये फॉर्म हो गया 4th, पास 3। तो देखो पास 3, पास का फुल फॉर्म वैसे क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है कि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 3, आपको ये एब्रीविएशन ही यूज करनी है, क्योंकि आज की डेट में इन्होंने ये फॉर्म के नाम बना दिए। पास 3 किस लिए यूज होता है? देखो पास 3 जो यूज होता है वो है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। और रिटर्न का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न? रिटर्न मीन्स डिटेल्स, तो इट मीन्स डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट, राइट। तो इट मीन्स जब भी आप पब्लिक इशू निकालते हैं या शेयर अलॉट करते हैं तो उसकी डिटेल्स आप ROC को फाइल करते हैं, किस फॉर्म में? पास 3 में। और क्या डिटेल्स फाइल करते हैं कि जो अलॉटीज हैं उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है, कितने कितने आपने उनको शेयर अलॉट किए, ये सारी चीजें आप किसको बताते हैं? ROC को। अब देखो अगर हम पब्लिक इशू की बात करें तो पब्लिक इशू के केस में तो आपने हजारों लाखों लोगों को शेयर अलॉट किए होंगे, तो क्या सबकी डिटेल्स देनी है? बिल्कुल सबकी डिटेल्स देनी है। तो उस केस में आप क्या करो, एक्सेल पे शीट बना लो और उसको पास 3 के साथ अटैच करके भेज दो, राइट। तो ये बात हुई देखो पास 3 की। तो जब भी आप शेयर अलॉट करेंगे, अलॉटीज की डिटेल्स आपको भेजनी पड़ेगी, कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट फॉर्म नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो पास 4। पास 4, ये जो पास 4 है ये किस लिए यूज होता है? ये होता है देखो यूज प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए यूज होता है ये फॉर्म। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? देखो जब भी आप शेयर अलॉट करते हो तो उसके 2 तरीके हैं आज की डेट में, या तो आप पब्लिक इशू निकालते हो या प्राइवेटली प्लेस करते हो। अब देखो अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो लोग तो चाह कर भी पब्लिक इशू निकाल ही नहीं सकते, वो तो प्राइवेट प्लेसमेंट ही कर सकते हैं। तो मीन्स प्राइवेट कंपनी के पास तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट।
बट जो पब्लिक कंपनी है उनके पास दो ऑप्शन हो गई, चाहे तो वो पब्लिक इशू निकालें, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट करें। पब्लिक इशू निकालोगे तो वो जनरल ऑफर हो जाएगी, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे, टीवी में एडवर्टीजमेंट दोगे, है ना, और खंभों पे बोर्ड भी लगवा देते हो आप, मेट्रो स्टेशन पे बोर्ड लगवा देते हो कि ये कंपनी इतने लाख का पब्लिक इशू निकाल रही है, जो भी है सच। बट प्राइवेट प्लेसमेंट में हम लोग ऐसा नहीं करते। प्राइवेट प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक ऑफर है, ये जनरल ऑफर नहीं है। अगर हम लोग देखो शॉर्ट में बात करें, एज अ लेमैन बात करें, तो दो चीजें होती हैं। देखो, एक तो होता है शादी के कार्ड बांटना, मैरिज के कार्ड बांट रहे हो आप, और दूसरा आप भंडारा लगा रहे हो। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। तो जब आप भंडारा लगाते हो तो भंडारा तो एक तरह से क्या हो गया, जनरल ऑफर हो गया। जनरल ऑफर हो गया मीन्स कोई भी आ सकता है भंडारे में। तो आप खंबे में बड़े बड़े बोर्ड लगवा देते हो ना कि 21वां विशाल भंडारा ऐसे करके, वो तो जनरल ऑफर है। और शादी के कार्ड बांट के आ रहे हो घर घर जाके, ये एक स्पेसिफिक ऑफर है, ये एक स्पेसिफिक ऑफर है। यही डिफरेंस है पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट में। तो जनरल ऑफर हम कह सकते हैं पब्लिक इशू, और शादी के कार्ड बांटना मीन्स स्पेसिफिक ऑफर क्या है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इन शॉर्ट जैसे आप घर घर जाके शादी के कार्ड बांटते हो ना, ऐसे ही इन शॉर्ट आप क्या बांटो, पास 4 बांटो, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आपके शेयर खरीदने के लिए, राइट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 42 में, आएंगी ये सब चीजें। तो सेक्शन 42 ये बोलता है कि आप एक साल में मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर कर सकते हो पास 4 के थ्रू। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आप कितने लोगों को ऑफर कर सकते हो, मैक्सिमम 200 लोगों को पूरे साल में, उससे ज्यादा को ऑफर नहीं कर सकते आप। तो ये पास 4 भी जो बांट के आओगे, मैक्सिमम कितने लोगों को, 200 लोगों को बस, उससे ज्यादा नहीं। तो पास 4 का यूज किया हुआ ये प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए है, राइट। आप जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पास 4 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके थ्रू वो शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो क्या ये पास 4 आरओसी को जा रहा है? नहीं। तो ये तो एक तरह से ऑनलाइन फॉर्म की बात ही नहीं है, ये तो फिजिकल फॉर्म हो गया। ये तो फिजिकल फॉर्म हो गया जिसके थ्रू प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर आपको अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, राइट। ये पास 3 पास 4 की बात भी कर ली हम लोगों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज, दैट इज चार्ज वाले जो फॉर्म्स हैं। चार्ज वाले फॉर्म्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले CHG1। ये CHG1 किस लिए यूज होता है? देखो, जब भी आप क्रिएशन ओब्लिक मॉडिफिकेशन, जब भी आप चार्ज को क्रिएट करोगे या मॉडिफाई करोगे तो कौन सा फॉर्म फाइल करना है? CHG1। क्रिएट करना या मॉडिफाई करने का मतलब, क्रिएट करने का मतलब है लोन लेना, और मॉडिफिकेशन मीन्स कि टर्म्स एंड कंडीशंस में आप चेंजेस कर रहे हो। तो क्रिएशन ऑब्लिक मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज जब भी होगा तो कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे आप? CHG1। किसको? ROC को। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज ऑफ व्हाट? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और इस CHG1 में आप ROC को बताते क्या हो कि आपने किससे लोन लिया है, कब लिया है, कितने का लिया है, बदले में आपने क्या सिक्योरिटी दी है, जो सिक्योरिटी आपने दी है वो कहाँ सिचुएटेड है, ये सारी बातें कहाँ दी है? CHG1 में दी जाती है। किसको? ROC को बताते हो, ठीक। और इसी के साथ एक फॉर्म और भी यूज होता है, देखो CHG4। CHG4 ये किस लिए होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन मीन्स फुल रीपेमेंट। सेटिस्फैक्शन मीन्स फुल रीपेमेंट।
तो आपने जो लोन लिया हुआ था अगर आप उसका फुल रीपेमेंट कर देते हो तो फिर से बताना पड़ता है किसको, आरओसी को, राइट। इट मीन्स जब भी लोन लो तब भी बताओ आरओसी को, और जब फुल रीपेमेंट कर दो तब भी बताओ आरओसी को। उसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल कर रहे हैं, फुल रीपेमेंट के लिए CHG4। पर्पस क्या इन दोनों फॉर्म्स का मैं बता देता हूँ आपको, ये लो एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, बल्कि एक चीज और बता देता हूँ लो पहले। CHG9 एक फॉर्म CHG9 भी होता है। CHG9 किस लिए यूज होता है भाई, CHG9 है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के लिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इन शॉर्ट आप जब भी डिबेंचर्स इशू करते हो तो कौन सा फॉर्म फाइल करते हो, CHG9। और देखो डिबेंचर्स भी तो एक तरह से लोन ही है, डिबेंचर भी तो लोन ही होता है। तो डिबेंचर इशू करोगे, इट मीन्स ऐसा भी कह सकते हैं डिबेंचर्स के थ्रू लोन ले रहे हो तो CHG9 फाइल करो, अदर देन डिबेंचर्स के थ्रू लोन ले रहे हो तो CHG1 फाइल करो। और दोनों ही केसेस में जब फुल रीपेमेंट हो जाए लोन का तो क्या करो, CHG4 फाइल कर दो, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ CHG1 CHG4 से रिलेटेड, इससे सारी कहानी समझ में आएगी। मान लो एक कंपनी है और कंपनी का नाम है हम लोग प्राइवेट लिमिटेड, मान लेते हैं हम लोग प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये कंपनी गई भाई कोटक महिंद्रा के पास, कोटक महिंद्रा के पास गए, किस लिए गए, लोन लेने। और क्या कह रहे हैं कोटक महिंद्रा से, सर आप हमें 50 लाख का लोन दे दो। तो क्या ऐसा होता है इन्होंने 50 लाख का लोन मांगा और उसे साथ के साथ दे दिया, ये लो जी कैश उठाओ और जाओ घर जाओ, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। ये जो कोटक महिंद्रा है जब ये लोन देगा ना इस कंपनी को 50 लाख का, 50 लाख का, तो सबसे पहले तो जो कोटक महिंद्रा है ये चेक करना चाहेगा, क्या चेक करना चाहेगा कि ये जो कंपनी है ना हम लोग लिमिटेड, ये लोन ले भी सकती है कि नहीं। सबसे पहली बात लोन बोरिंग पावर इसके पास है या नहीं है, और वो भी कितने की है, ये सारी बातें वो चेक करना चाहेगा। और उसके बाद फिर ये भी चेक करेगा कि चलो लोन बोरिंग पावर तो है बट ऑलरेडी तो लोन बोरो नहीं किया हुआ, और अगर ऑलरेडी लोन बोरो किया हुआ तो किस प्रॉपर्टी पे किया हुआ, क्या ऐसा तो नहीं है जिस प्रॉपर्टी पे हमसे मांग रहा है उसी प्रॉपर्टी पे किसी और से लोन ले रखा हो। तो ये सारी बातें ये चेक करना चाहता है कौन, कोटक महिंद्रा बैंक। ये क्या करता है देखो, ये भी कुछ नहीं करता है, जो प्रोफेशनल्स है ना, जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक CSP कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, इनके पास जाता है, इनको बोलता है जाके, क्या बोलता है कि सर ये कंपनी ना हम लोग लिमिटेड हमसे 50 लाख का लोन मांग रही है, आप बताओ दे या ना दे। अभी जो प्रोफेशनल्स हैं देखो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, ये कह रहा है प्रोफेशनल कोटक महिंद्रा को कि सर ठीक है हम बता देंगे बट फीस लगेगी 5000, और आप एक काम करो 2500 तो दे दो एडवांस में, 2.5K तो दे दो एडवांस में, एंड 2.5K दे देना काम हो जाने के बाद। बैंक कहता है जी ठीक है ये लो 2500 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए, अब हमारा काम शुरू करो, ठीक है जी। तो ये जो प्रोफेशनल है ये क्या करते हैं, ये भी कुछ नहीं करते, इनके यहाँ जो ट्रेनीज होते हैं ना जनरली उनको परेशान करते हैं ये लोग, है ना। परेशान इन द सेंस ऐसे नहीं कभी इसको अदरवाइज ले जाओ, मतलब काम ये करेंगे ट्रेनीज, इनको काम सिखाना भी तो है भाई, ये जिम्मेदारी भी तो है कंपनी सेक्रेटरी की, ऐसा नहीं कि इस कंपनी सेक्रेटरी काम चोर है, राइट। तो काम सिखाना है, ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पता लगा आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग में इसको कुछ आया नहीं ट्रेनिंग को, तो जिम्मेदारी किसकी, एक तरह से इनडायरेक्ट वे में प्रोफेशनल की, राइट। तो ये जो ट्रेनी है नया नया ट्रेनी आया था जी आज हमारे पास, हमने आज ही इसको ये काम सौंप दिया कि भाई चेक करके बताओ MC की साइड से कि ये जो हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये लोन मांग रही है कोटक महिंद्रा से, दें या ना दें। तो ये जो ट्रेनी था थोड़ा सा कहना चाहिए उसमें आ गया ओवर कॉन्फिडेंस में, कहते सर ये काम तो बड़ा सिंपल सा है मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है भाई बताओ। तो इस ट्रेनी को क्या करना है, ये ट्रेनी क्या करेगा, सीधे सीधे MCA की साइट पे जाएगा और क्या करेगा www.mca.gov.in की साइट पे गया, तो इंस्पेक्शन वहीं से करते हैं हम लोग भी, इसको भी पता है वहीं से करते हैं, ठीक है। इसकी साइट पे गया, सबसे पहले क्या करेगा
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डाउनलोड करेगा इस कंपनी के, हम लोग लिमिटेड के। इंस्पेक्शन फीस का पेमेंट करेगा, मेमोरेंडम आर्टिकल्स डाउनलोड करेगा, फिर वहां से पढ़ेगा कि इसके मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लोन बोरोइंग पावर है या नहीं है तो कितने की है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी बातें ये चेक करेगा वहां से। चलो जी ठीक है, तो इसको मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लोन बोरोइंग पावर मिल भी गई कि हाँ कंपनी लोन बोरो कर सकती है और 50 लाख तक का ही कर सकती है, ऐसा लिखा है वहां। चलो ठीक है, एक बात तो प्रूव हो गई कि भाई कंपनी लोन तो ले सकती है 50 लाख तक का। अब दूसरी बात इसको क्या चेक करना है, इसने पहले से तो लोन नहीं ले रखा है कंपनी ने, और ले रखा है तो कितने का, वो भी किस प्रॉपर्टी पे, ये भी तो चेक करना है। तो अब ये क्या करेगा ट्रेनी, इसने ना CHG1 ढूंढना शुरू किया एमसी की साइड से, CHG1, क्योंकि कंपनी जब भी लोन लेगी ROC को CHG1 फाइल करेगी, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस बंदे को ना भैया CHG1 भी मिल गया और 50 लाख का ही मिल गया। इट मीन्स CHG1 से प्रूव हो गया कि कंपनी ने ऑलरेडी 50 लाख का लोन ले रखा है। और किस प्रॉपर्टी पे, कहता है उसी प्रॉपर्टी पे जिस प्रॉपर्टी पे ये कोटक महिंद्रा से लोन मांग रहे हैं। तो ये किस प्रॉपर्टी पे लोन मांग रहे थे कोटक महिंद्रा से, जो द्वारका में या चलो उत्तम नगर में सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है, उत्तम नगर में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उसी प्रॉपर्टी पे लोन मांग रहे हैं और उसी प्रॉपर्टी पे उन्होंने 50 लाख का ऑलरेडी लोन ले रखा है। तो ये जो ट्रेनी है ना थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो गया और कुछ इसने देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया, तुरंत फोन मिलाया किसको, प्रोफेशनल्स को, अपने बॉस को, है ना। तो बॉस कौन है इनका, CHG1 इन्हें मिल गया। तो जो ट्रेनी है इन्होंने तुरंत फोन मिलाया किसको, प्रोफेशनल को, बॉस को, कि सर ये जो कंपनी है ना बटर, ये हम लोग लिमिटेड, हम लोग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी तो फ्रॉड कर रही है कोटक महिंद्रा के साथ। इन्होंने ऑलरेडी 50 लाख का लोन लिया हुआ है और मैक्सिमम लिमिट भी इनकी लोन बोरोइंग पावर जो है 50 लाख की है। ऑलरेडी 50 लाख का लोन लिया हुआ है इन्होंने, किससे, किसी दूसरे उससे, है ना, किसी दूसरे लैंडर से, और इसी प्रॉपर्टी पे ले रखा है। ठीक है, तो कंपनी फ्रॉड कर रही है। प्रोफेशनल ने किसको बोला, कोटक महिंद्रा को, कि भाई पहले तो बैलेंस 2,500 रुपये जमा करा दो हमारे, फिर आपको बता देते हैं क्या स्टेटस है। तो 2,500 पहले लेना, वरना वो बाद में देगा नहीं, फिर पहले अपनी फीस पूरी निकाल लो, है ना। तो फिर कोटक महिंद्रा को इन्होंने बताया कि सर ये कंपनी तो आपके साथ फ्रॉड कर रही है, ये सिर्फ 50 लाख तक का लोन ले सकती है, 50 लाख का लोन इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है और इसी प्रॉपर्टी पे ले रखा है। तो बस ठीक है भाई, आप समझ ही गए होंगे। अब कोटक महिंद्रा वाला फोन मिलाएगा किसको, हम लोग प्राइवेट लिमिटेड को, कहते यार आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे थे, आपने ऑलरेडी 50 लाख का लोन ले रखा है इसी प्रॉपर्टी पर, हमसे भी इसी प्रॉपर्टी पर लोन ले रहे हो 50 लाख का, तो ये ट्रांजेक्शन तो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगी, फिर आप वापस भी नहीं दोगे, इसका मतलब तो आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो। ये बेचारा हम लोग लिमिटेड वाला कहता कहता थक गया, सर 5 मिनट मेरी बात सुन लो पहले। इसने मौका ही नहीं दिया जी, कोटक महिंद्रा ने अपनी बात कहते चला गया, गुस्से में था ना बहुत। जब ये कोटक महिंद्रा शांत हो गया, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक उल्टा सीधा बोल के जब शांत हो गया, तब ये हम लोग प्राइवेट लिमिटेड ने बोला इसको, किसको, कि भाई तुमने जो अपनी बात कहनी थी वो तो तुमने कह लिया, मेरी बात सुन लो। कोटक महिंद्रा को बोल रहे हैं ये क्या, कि मुझे पता है आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आपको CHG1 मिल गया होगा MC की साइड से। कोटक महिंद्रा कहता है हाँ यही बात है। तो इसने हम लोग लिमिटेड पता क्या कह रही है, अब कहते यार आपने CHG1 तो देख लिया, हमने उसके बाद CHG4 भी तो फाइल किया था, वो देखा है आपने, वहां डेट वाइज चेक करोगे ना भाई। CHG1 लोन लिया था, ठीक है, उसके बाद लोन का फुल रीपेमेंट कर दिया था हमने, तो CHG4 भी फाइल किया था, वो क्यों नहीं चेक किया आपने वहां से। और जब हमने फुल रीपेमेंट कर दिया तो क्या हम दोबारा लोन नहीं ले सकते 50 लाख का इसी प्रॉपर्टी पे, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब ये शुरू हो गया हम लोग लिमिटेड वाला, इसने उल्टा सीधा बोला बहुत, किसको, कोटक महिंद्रा को, राइट। अब कोटक महिंद्रा किसको फोन मिलाएगा, पता समझ गए ना, प्रोफेशनल को, CSP को, और CSP किसको पकड़ेगा, जिस रास्ते से चले थे उसी रास्ते पे वापस आ गए, ट्रेनी को। कहते हैं ऐसे ऐसे काम करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में। CHG1 तो चेक कर लिया, CHG4 कौन चेक करेगा। तो इट मीन CHG1 किस लिए होता है, जब भी लोन लो CHG1 फाइल करो, और जब भी लोन का रीपेमेंट हो जाए फुल रीपेमेंट तो क्या फाइल करो, CHG4 फाइल करो। तो CHG1, CHG4, CHG9 ये तीनों ही फॉर्म किससे रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है।
लोन लिया, ठीक है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस किए, लोन का रीपेमेंट हुआ, ये सारी बातें कहाँ दी हैं। इन सब के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना है आपको, CHG 1 है, 9 है, 4 है, ये सब चीज़ें। ठीक, तो आज हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्म डिस्कस किए। सबसे पहला रन फॉर्म, नेम अप्रूवल के लिए। नंबर 2 INC 22, जिसमें हम एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का। फिर हम लोगों ने DIR 12 डिस्कस किया। DIR 12 में हमने पढ़ा जब भी आप कंपनी में किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करोगे या KMP अपॉइंट करोगे या हटाओगे तो DIR 12 फाइल करना जरूरी है। फिर हम लोगों ने कौन सा फॉर्म डिस्कस किया, पास 3। पास 3 किस लिए होता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए, कि जब भी आप शेयर अलॉट करोगे तो डिटेल्स ऑफ अलॉटीज फाइल करोगे ROC को। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया भाई पास 4। पास 4 किस लिए था, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, कि जब भी आप शेयर अलॉट करोगे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू तो पास 4 तो ऑफर करना पड़ेगा। बट पास 4 जो था ये ऑनलाइन वाला फॉर्म नहीं है, ये तो फिजिकल फॉर्म है एक तरह से, राइट। फिर हम लोगों ने डिस्कस की जी CHG 1, CHG 4, CHG 9, राइट। तो ये फॉर्म्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए। बाकी के फॉर्म्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये हमारा ई फॉर्म्स की सेकंड क्लास रहेगी, जो कि जिसमें हम लोग ये ई फॉर्म्स कंप्लीट कर देंगे, बचे हुए फॉर्म्स। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे एक फ्लो में। फिर कंपनी लॉ पढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्मूथली चलेगा। तो फॉर्म्स मैंने शुरू में किस लिए बता दिए कि जब हम प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा ना, कंपनी का एड्रेस चेंज कर रहे हो, इंक 22 फाइल करो। तो आप मुझसे बीच बीच में पूछोगे सर ये इंक 22 क्या होता है, तो उस टाइम पे फिर आप मुझसे नहीं पूछोगे, मैं आपसे पूछूंगा भैया INC 22 बता दो किस लिए जाता है। या डायरेक्टर चेंज कर रहे हो, प्रोसीजर उसका बताना है, तो बताओ डायरेक्टर चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्म जाता है, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे नहीं पूछोगे। डन। और दूसरा आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी इससे, ठीक है। तो चलो भैया आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी फॉर्म्स की सेकंड एंड लास्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे इनको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।